नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में समझेंगे, जो कि हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरिन्स के अंतर्गत आता है। हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरिन्स नाम का जो चैप्टर है उसको आप एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के नाम से भी जान सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जिसका यूज ऑर्गेनिक रिएजेंट के तौर पर होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म लिखने में इसका बहुत ही इस्तेमाल होता है। हम लोग इसी चीज़ के बारे में जानेंगे। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है मंजिल सीरीज का, जिसमें करीब करीब 40-45 लेक्चर्स हैं, उसको आप प्रॉपरली फॉलो कर लीजिएगा। तो 11th 12th और कंपटीशन से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाइए उसको देखिए। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीटली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में समझेंगे। तो हेडिंग डालिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड एक केमिस्ट का नाम है, जिसका वर्णन एनसीईआरटी में किया गया है और इनका फोटो भी एनसीईआरटी में दिखाया गया है। केमिस्ट्री में पहले पकड़ बनाना है तो एनसीईआरटी को अच्छा से पढ़िए, एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन पढ़िए। अगर आप एनसीईआरटी सीख जाते हैं तो इसके बाद आप पॉला ब्रूस या जेडली या और भी जो बुक्स होते हैं, पीटर साइक्स, इसके अलावा भी बुक होते हैं मॉर्सन एंड बॉयड, पीटर एटकिंस, ये सब ऐसे राइटर्स हैं जिससे आईआईटी का जो सिलेबस होता है वो डायरेक्टली मैच करता है। तो ऐसे राइटर्स को अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले आपको एनसीईआरटी पूरा क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको समझ में आना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, तब जाकर के इन सभी बुक्स की थ्योरीज आपको समझ में आएगा। क्योंकि एनसीईआरटी और जेटली का थ्योरी का जो एमओटी होता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो पहले एनसीईआरटी को समझ लीजिए। एनसीईआरटी बेसिक बात को बताता है और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन्स को अगर आप समझते हैं, अंडरलाइन करके उसको बार बार पढ़ते हैं, तो बहुत चीज़ें आपका क्लियर हो जाता है। तो हम लोग इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एमओपी यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। एल्काइल हैलाइड लिया जाता है RX और इसके साथ मैग्नीशियम को डाला जाता है। टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बहुत मायने रखता है, याद रखना है, एनसीईआरटी का लाइन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते समय टेम्परेचर का मान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद यहाँ पर लिया जाता है ड्राई ईथर। एल्काइल हैलाइड के साथ Mg और Mg के साथ टेम्परेचर पर 35 डिग्री सेल्सियस और ड्राई ईथर लिया जाता है। तब यहाँ पर मिल जाता है RMgX। इसी को कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और भी बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, जैसे कि स्टीफेंस रिएजेंट होते हैं, लुकास रिएजेंट होते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्योंकि इसका यूज बहुत है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। R का मतलब होता है एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम, जिसको आप एल्काइल कह सकते हैं। हाइड्रोजन पर होता है माइनस चार्ज, इस पर होता है प्लस चार्ज। मैग्नीशियम पर होता है +2 चार्ज, तो इस पर हो जाएगा माइनस और इस पर हो जाएगा माइनस। अब चूंकि यहाँ पर RX है तो ये होना था। अब यहाँ से ये सवाल कितना बार पूछ दिया गया है कि RMgX में जो R होता है उस पर चार्ज कितना होता है। तो RMgX में जो R होता है उस पर चार्ज होता है -1, क्योंकि मैग्नीज यहाँ पर मैग्नीशियम जो लिखा गया है ग्रुप 2 का एलिमेंट है। अब ग्रुप 2 का एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है +2, ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है +1। तो इस वजह से अगर यहाँ पर +2 रखे हैं तो यहाँ पर हैलोजन है, हैलोजन तो -1 होगा और यहाँ पर हो गया -1। यही है RMgX। नोट में एक आपको बात लिखना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is also known as Grignard reagent is also known as organometallic compound. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट के तौर पर इसका यूज होता है। इसमें क्या होता है कि मेटल शुड बी डायरेक्टली
बॉन्डेड विथ कार्बन। अगर किसी कंपाउंड में मेटल कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड बनाता है तो उसको कहा जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंतर्गत आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी रख सकते हैं। तो ये होता है तरीका। आई होप आप सीख गए होंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाया जाता है। हमने देख लिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे तैयार होता है। अब हम लोग रेट की बात कर लेते हैं। लिखना है आपको रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रेट में देखिए RI का रेट सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद होता है RBr का, तब होगा RCl का, और सबसे कम रेट होता है RF का। कारण क्या है कि RI का बॉन्ड सबसे कमजोर होता है, इसका बॉन्ड सबसे मजबूत होता है। जो बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा वहीं पर जाकर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले बनेगा। अब जरा मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तैयार करने का मैकेनिज्म हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर RX लिया गया। अब इसमें सबसे पहले होता है क्या है कि होमोलेप्टिक क्लीवेज बनता है। होमोलेप्टिक क्लीवेज स्पेलिंग अपना देख लीजिएगा। होमोलेप्टिक क्लीवेज में क्या होता है कि जब दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जब दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें अपना अपना इलेक्ट्रॉन होता है, 50-50 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है इसमें। तो होता क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो उसको कहा जाता है होमोलेप्टिक। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया या दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो उसको कहते हैं हेट्रोलेप्टिक क्लीवेज। तो होमोलेप्टिक क्लीवेज को दर्शाने के लिए इस तरीके का सिंबल दिया जाता है। अब जैसे ही होमोलेप्टिक क्लीवेज होगा यहाँ पर आ जाएगा R के पास इलेक्ट्रॉन और एक आ जाएगा X के पास इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब चूंकि इसमें मैग्नीशियम डाला जाता है, आप जानते हैं कि मैग्नीशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर एक बॉन्डिंग बन जाती है और यहाँ पर एक बॉन्डिंग बन जाती है, और मैग्नीशियम क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और यहाँ से भी अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, जिसकी वजह से इस पर आ जाता है +2 चार्ज। और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से ले लेता है तो इसके पास आ जाता है -1 चार्ज और इसके पास भी -1 चार्ज। तो ओवरऑल इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर Mg को बीच में रख देते हैं और यहाँ पर रखते हैं R और यहाँ पर रखते हैं X, तो इसी को कहा जाता है RNgX। तो इस पर आ जाता है +2 चार्ज, इस पर आ जाता है -1 और इस पर भी आ जाता है -1। अब आपको मालूम चल गया होगा कि R पर -1 क्यों होता है। दिस इज ड्यू टू मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमने ये भी देख लिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैकेनिज्म कैसा होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने के साथ साथ सब चीज आपको अंदाजा लग गया होगा। इस पर एक IIT JEE एडवांस का सवाल को सॉल्व करते हैं। IIT JEE एडवांस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया है। देखिए सवाल क्या है, मैकेनिज्म पर सवाल पूछा गया है, इसलिए मैकेनिज्म पढ़ना जरूरी होता है। मैकेनिज्म नहीं पढ़िएगा तो फिर JEE एडवांस के सवाल नहीं बन पाते हैं। मैकेनिज्म वहां पर डायरेक्टली यूज हो जाता है। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर है Br और यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है ET यानी इथाइल और यहाँ पर है हाइड्रोजन। इसका रिएक्शन कराया जा रहा है Mg, टेम्परेचर का मान है 35 डिग्री सेल्सियस विथ ड्राई ईथर। तो सवाल कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, और प्रोडक्ट बनेगा तो उसका नेचर कैसा होगा, डाइस्टेरियोमर होगा कि एंजियोमर होगा। तो पहले इतना समझिए कि इसमें प्रोडक्ट कौन कौन बनेगा। अब यही सवाल था, सब्जेक्टिव था JEE एडवांस का। अब देखिए इसमें होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है और मैकेनिज्म में क्या होता था, यहाँ पर होमोलेप्टिक क्लीवेज होता था। तो यहाँ पर कार्बन है, तो जब होमोलेप्टिक क्लीवेज होगा तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, और बीच में रहता है Mg। तो यहाँ पर आ जाएगा Mg और इसके साथ लग जाएगा Br, और इसके साथ जो है सो अपना लग जाएगा कार्बन। तो कार्बन को लिखा जाएगा नहीं, इसके साथ अपना ऐसे लिख दिया जाएगा CH3, और यहाँ पर हो गया H और यहाँ पर हो गया ET।
ET को आप इथाइल कह सकते हैं, जिसको हम C2H5 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यह तो हमारा एक प्रोडक्ट मिल गया। अब इसमें हो सकता है कि ये वाला इस साइड से आ जाए, आई थिंक यही प्रोडक्ट है। इसको आप ऐसे लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर H है और यहाँ पर C2H5 है, जिसको इथाइल कहा जा रहा है, और MgBr को एक साथ रख लीजिए। अब हो सकता है कि MgBr इधर आ जाए, तो इस कंडीशन में इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये बात होगा तो इसका इमेज ले लीजिए, इसका मिरर इमेज लेंगे तो मिरर इमेज लेने के बाद MgBr आ जाएगा इधर और H आ जाएगा यहाँ और CH3 आ जाएगा यहाँ, C2H5 आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि प्रोडक्ट A है और यहाँ पर ये प्रोडक्ट B है। गौर से देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि दोनों प्रोडक्ट नॉन सुपर इम्पोजिबल है। यहाँ पर देखिए इसका इमेज यहाँ पर बन गया। अब इसको उठाइए और इस पर सुपर इम्पोज कराइए। अगर सुपर इम्पोज कर जाएगा तो ठीक है, अगर सुपर इम्पोज नहीं करेगा तो उसको एनेंशियोमर कहा जाएगा। CH3 C2H5 C2H5 सुपर इम्पोज कर रहा है, लेकिन इसके साथ ये नहीं कर रहा है, इसके साथ ये नहीं कर रहा है, तो इसको कहा जाएगा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेज। और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेज होता है उसी को एनेंशियोमर कहा जाता है। तो लिखेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेज आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। इसमें जो प्रोडक्ट बना है उसका नेचर कैसा है, तो एनेंशियोमर, एनेंशियोमर्स। और 4 ऑप्शन भी दिए गए थे, उसमें डाइस्टेरियोमर्स थे, एनेंशियोमर्स थे, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इस तरीके के 4 ऑप्शन बनाए गए थे। तो यहाँ पर जो एनेंशियोमर वाला ऑप्शन था वही सही होगा। तो ये सवाल जेईई एडवांस में पूछा गया था 4 नंबर के लिए। आई होप ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये प्योरली मैकेनिज्म पर बेस्ड है। मैकेनिज्म आएगा तो सवाल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। चलिए अब हम लोग जरा देखते हैं ग्रेनाइट रीजन का प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे और वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में खास उतना कोई चीज़ नहीं होता है, उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टीज में हमारा रिएक्शन होगा एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। इसका एक और नाम है जेरेविटिनॉफ रिएक्शन। जेरेविटिनॉफ रिएक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसमें होता क्या है कि RMgX का रिएक्शन कराया जाता है एसिडिक मीडियम। अब इसमें होता क्या है कि R पर चार्ज हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर आ गया बेस, ये जो R माइनस है ये बेस की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पर आ गया एसिड, ये इस पर अटैक करता है। तो अटैक करने के बाद मिल जाता है R और यहाँ पर मिल जाएगा H। R के साथ आपको मिल जाएगा H, आई थिंक यही है। अब RH तो इसको क्या कहिएगा, एल्केन कहिएगा। अब ये समझना होता है कि कौन कौन से ऐसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैं जहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होता है। यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन तो बता दिए, जेरेविटिनॉफ रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर देखना है कि कहाँ कहाँ पर ये रिएक्शन होता है, तो उसके लिए एक तरीका होता है जिसको आपको लिखना है NaCONSQ। NaCONSQ। अब यहाँ पर ये ट्रिक है, एक प्रकार का ट्रिक है। यहाँ पर डायरेक्टली आप याद करने के लिए कहा जाएगा तो बहुत बोरिंग हो जाता है, जिसमें N का मतलब होता है नाइट्रो एल्केन। अगर नाइट्रो एल्केन होगा तो वहां पर ये रिएक्शन होगा, जेरेविटिनॉफ रिएक्शन होगा। इसके बाद A का मतलब होता है एक्टिव मिथिलीन। एक्टिव मिथिलीन बारी बारी से सबको बताया जाएगा कि नाइट्रो एल्केन में कैसे होता है या एक्टिव मिथिलीन कैसा होता है, सब चीज बताया जाएगा। C का मतलब होता है टर्मिनल, आई थिंक टर्मिनल एल्काइन है। O का मतलब तो ऑक्सीजन हो जाएगा। N का मतलब हो जाएगा नाइट्रोजन। S का मतलब हो जाएगा सल्फर। Q का मतलब हो जाएगा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड ये बहुत काम का चीज है और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए बात कर लेते हैं कि नाइट्रो एल्केन के साथ कैसे रिएक्शन होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन, देखिए नाइट्रो एल्केन में अगर रिएक्शन होता है एसिड बेस रिएक्शन, तो उसमें एक बात याद रखना होता है हमें कि इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अब देखिएगा कैसे, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर है NO2 और यहाँ पर है H और यहाँ पर है H, आई थिंक यही है, और यहाँ पर लगा हुआ है R। तो फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल वाले कार्बन को अल्फा है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसके ठीक बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। उस अल्फा कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। NO2 है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इसके ठीक बगल में जो कार्बन होगा उसको कहा जाएगा अल्फा कार्बन, और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगा होगा उसको कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो यहीं से हाइड्रोजन निकलेगा और रिएक्शन हो जाएगा एसिड बेस का। अब यहाँ पर होगा क्या कि दो अल्फा हाइड्रोजन है। अब कंफ्यूजन होगा कि इसमें से कितने अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे, एक निकलेंगे कि दोनों निकलेंगे। तो नोट में एक बात लिखना है, इस कंडीशन में एक ही अल्फा हाइड्रोजन निकलता है, बस खत्म, रिएक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि RNGX के साथ रिएक्शन कराना होता है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर रिएक्शन कंप्लीट। चलिए अब दूसरा नंबर की बात कर लेते हैं, जिसको हमने एक्टिव मिथिलीन कहा था। तब आपको लिखना है एक्टिव मिथिलीन। देखिए यहाँ पर CH2 है और मीथेन में से समझिए कि अगर दो हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है तो CH2 बचेगा, दोनों बॉन्ड खाली हो जाएगा, इसी को कहा जाता है मिथिलीन। यहाँ पर उसको एक्टिव मिथिलीन कहा जाएगा। एक्टिव मिथिलीन में क्या होता है, यहाँ पर आ जाएगा एक हाइड्रोजन और यहाँ पर आ जाएगा एक हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर तो एक कार्बन है और कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसी को कहा जाता है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, या केवल मिथिलीन ग्रुप भी कह सकते हैं, मिथिलीन ग्रुप। अब इसके ठीक बगल में देखिएगा और इसके ठीक बगल में देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, और कीटोन ग्रुप जो लगा हुआ है वो बीटा कार्बन की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको आप बीटा डाइकीटोन भी कह सकते हैं, क्योंकि दो कीटोन लगा हुआ है, इसका नाम होता है बीटा डाइकीटोन्स। अब बीटा डाइकीटोन्स है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये दोनों का दोनों अल्फा H है और यहाँ भी अल्फा H है, तो अल्फा H है तो कोई एक हाइड्रोजन निकलेगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं टर्मिनल एल्काइंस की। अब लिखना है आपको टर्मिनल एल्काइंस। देखिए यहाँ पर जो भी एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, इस एसिड बेस रिएक्शन में यही देखना है कि कहाँ से H+ निकलेगा, कहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन की पहचान करना है तो फिर तो एसिड बेस रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर R है, C है, ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर है H। तो यहाँ पर जो H है इसको कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन और यही है टर्मिनल एल्काइंस। जिससे मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया H और यहाँ पर आ गया C, ट्रिपल बॉन्ड C और फिर यहाँ पर आ गया H। अब जानते हैं कि उसको एसिटिलीन कहा जाता है, तो ये जो हाइड्रोजन है इसको भी कहा जाएगा अल्फा H और ये भी है अल्फा H। और नोट में यहाँ पर बात लिखना है कि यहाँ दोनों अल्फा H रिमूव हो सकता है, यहाँ पर दोनों अल्फा H रिमूव हो सकता है, दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, दोनों हाइड्रोजन लिखिए, एसिडिक हाइड्रोजन इसको कहिए, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी कहलाएगा एसिडिक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन मत कहिए इसको, एसिडिक हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन है ये भी कहलाएगा एसिडिक हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कहलाने के लिए फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन का लगा होना जरूरी है। यहाँ पर आपको एसिडिक हाइड्रोजन लिखना है। तो ये बात समझ के टर्मिनल एल्काइन होगा तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन होगा और एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, अब इसमें ROH है या O है, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है, तो इसको कहा जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन और यहाँ से रिएक्शन हो जाएगा
और इसको कहा जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन, या इसको भी कह सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि अगर इसमें से एक हाइड्रोजन अगर एक H निकलेगा तो दूसरा OH माइनस निकलेगा, तो टर्मिनल टाइप भी खत्म, ऑक्सीजन भी खत्म। चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि नाइट्रोजन में एसिडिक हाइड्रोजन का पहचान कैसे किया जाता है। तो लिखिएगा आप नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखिए मान लेते हैं कि अमोनिया है, ये भी एसिडिक होगा, ये भी एसिडिक होगा और ये भी एसिडिक होगा। अमोनिया है, इसके बाद मान लेते हैं कि N है और यहाँ पर आ गया R और यहाँ पर आ गया H और यहाँ पर आ गया H। देखिए नाइट्रोजन डायरेक्टली रूप से जितने कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसका डिग्री उतना ही होता है, उसका डिग्री उतना ही होता है। नाइट्रोजन डायरेक्टली रूप से एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर इसका डिग्री हो जाएगा 1, तो इसलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका डिग्री हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1, जिसको प्राइमरी एमीन भी कहा जा सकता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर R है और यहाँ पर N है और यहाँ पर R है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन डायरेक्टली रूप से दो कार्बन से जुड़ी है तो इसको आ जाएगा सेकेंडरी एमीन, और यहाँ पर एक ही प्रकार का आपको मिलेगा हाइड्रोजन, और इसको कहा जाता है 2 डिग्री हाइड्रोजन, या इसको सेकेंडरी हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। अगर ऐसा केस आएगा तो नो एसिडिक हाइड्रोजन, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अब मान लेते हैं कि कैसा आ गया RCONH2, ये भी होता है, इसको एमाइड ग्रुप कहते हैं, एमाइड ग्रुप कहा जाता है इसको। अगर ऐसा आ गया तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर नाइट्रोजन डायरेक्टली रूप से एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा 1 डिग्री। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर है RC⋯ON और यहाँ पर आ गया R और यहाँ पर आ गया H, तो नाइट्रोजन डायरेक्टली रूप से 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डिग्री। तो नाइट्रोजन में एसिडिक हाइड्रोजन की पहचान ऐसे किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कि सल्फर में एसिडिक हाइड्रोजन कैसे पहचान किया जाता है। तो यहाँ पर जरा सल्फर लिख लेते हैं, सल्फर H है H है, तो यहाँ पर हो गया एसिडिक और यहाँ भी हो गया एसिडिक, बहुत आसान है सल्फर में भी। इसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया R और यहाँ पर आ गया S और यहाँ पर आ गया H, तो इसको भी कहा जाएगा एसिडिक। सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन बहुत आसान होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड में कैसे पहचान किया जाता है, या पहले हम ये देखेंगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है। तो जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है उन्हीं को क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। जैसे कि मानते हैं कि हमारे पास इस तरीका से एक कंपाउंड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर पहले चेक कीजिए कि इसका एरोमेटिसिटी क्या है। तो एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर हकल्स रूल। हकल्स रूल के अनुसार अगर किसी के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो उसको कहा जाता है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। अगर किसी के पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, तो उसको कहा जाता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और वैसा कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक है और ना ही नॉन एरोमेटिक है उसको कहा जाता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए जो एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक दोनों में से कुछ भी नहीं हो, तब उसे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। अब ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है, देखिए कैसे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है। कारण क्या है कि इसको पहले हम चेक करेंगे कि ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। चेक करने के लिए क्या लगाएंगे, हकल्स रूल लगाएंगे। पहले इसमें देखिए कि पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 और 2 4 इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हो जाएगा n2 एरोमेटिक, और चूंकि n का मान 1 रख देंगे तो यहाँ पर 4 पाई और यहाँ पर भी 4 पाई, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये 4n पाई पर शूट कर रहा है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 होता तो 5 होता, तो अगर n के जगह पर आप 1 रखते तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6,
अगर यहाँ पर इनके जगह पर एक रखे तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4, तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। बात क्लियर है। तो यहाँ पर आप इसको लिखिएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये आप नॉन एरोमेटिक कंपाउंड भी आप इसको कह सकते हैं। अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता तो इसको कहा जाता है एरोमेटिक, क्योंकि 4n+2, तो n की जगह पर एक रखेंगे तो 4 2 6 यानी कि एरोमेटिक हो जाता है। बट ये है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ पर होगा हाइड्रोजन, यहाँ पर होगा हाइड्रोजन, और इसको कहा जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से भी हाइड्रोजन को निकालना पड़ता है। अब जैसे हाइड्रोजन निकलेगा तो आपको इस तरीके से डायग्राम दिखाई देगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज। अब 2 हाइड्रोजन निकला है तो यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज, और यहाँ पर एक जो माइनस होता है, एक माइनस को 2 इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर, और यहाँ पर जो माइनस है उसको पाई बॉन्ड की तरह भी देखना है यहाँ पर, और उसको पाई इलेक्ट्रॉन में ही ऐड करना है। तो यहाँ पर हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन और प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस की वजह से 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर हो गया यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, जो कि 4n+2 पर शूट कर रहा है, यानी कि ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर इस तरीके के कंपाउंड सबको मिलते हैं तो उसको कहा जाता है क्वासी एरोमेटिक, और ये RMgX के साथ एसिड बेस का रिएक्शन जरूर देंगे। अब चलिए जरा एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें कंप्लीट जितना लिखवाया गया है कि किसके किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, कौन एसिड बेस देगा, कंप्लीटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल टाइम्स पर पूछा गया है, मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड इन IIT JEE मेंस। 1-2 बार नहीं, बहुत बार पूछा गया है, एडवांस में भी पूछा गया है और नीट के एग्जाम में भी पूछा गया है। मल्टीपल टाइम्स, 1-2 बार की बात छोड़िए, मल्टीपल टाइम्स। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ग्रिग्नार्ड एजेंट है CH3Mg, और यहाँ पर लिया गया है Br। RMgX होता है तो CH3MgBr, इसको आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। अब इसका रिएक्शन कराया जा रहा है बारी बारी से। देखिए सबसे पहले इसका रिएक्शन कराया गया CH3NO2 के साथ, ठीक। इसके बाद इसका रिएक्शन कराया गया क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, इसके साथ कराया गया। फिर इसका रिएक्शन कराया गया H2S के साथ। फिर इसका रिएक्शन कराया गया NH3 के साथ, अमोनिया के साथ, यानी कि नाइट्रोजन वाला के साथ। फिर इसका रिएक्शन हुआ H2O के साथ। उसके बाद फिर इसका रिएक्शन कराएगा टर्मिनल एल्काइन के साथ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर है H। फिर इसका रिएक्शन कराया गया ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन के साथ PHCOOH, PH का मतलब हो गया फिनाइल। उसके बाद एक मिनट PHCOOH। फिर इसका रिएक्शन कराया गया बीटा डाइकीटोन से, डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर प्रोडक्ट बताना है। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है कि ये जो क्वेश्चन है अपने आप में 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लिखे गए हैं, जो कि मल्टीपल टाइम्स में IIT JEE मेंस, IIT एडवांस और नीट में पूछ चुका है। अब ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ एसिड बेस रिएक्शन होगा तो वहां पर मैंने NaCONSQ लिखाया है, अगर उसमें से कोई होगा तो पक्का एसिड बेस रिएक्शन देगा। अब पहचान लीजिए ग्रिग्नार्ड एजेंट है और यहाँ पर है CH3। अब यहाँ से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन निकलेगा और इस CH3 के साथ आ जाएगा तो बन जाएगा CH4। वही बात यहाँ से है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से एक CH3 निकलेगा तो बन जाएगा CH4, और इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है और इसके साथ निकलेगा तो बन जाएगा CH4। क्योंकि यहाँ पर जो CH3 है ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन है, इसमें जो भी हाइड्रोजन लिखे गए हैं सबके सब एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो मानकर चलिए कि हाइड्रोजन है, और फिर यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन और यहाँ से रिएक्शन हो जाएगा CH4, और यहाँ से फिर आपको मिल जाएगा CH4, क्योंकि यहाँ से CH3 और यहाँ का हाइड्रोजन बना देगा CH4, यहाँ का CH3 इसका CH4 बना देगा, और ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है। अभी अभी मैंने आपको बताया है कैसा है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ का CH3 CH4, और यहाँ से निकल जाएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ से CH3 आई थिंक CH4, ये भी CH4। तो यहाँ पर जो लिखाया गया है यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा बन जाएगा CH4। यानी कि तमाम तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं
अगर सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तो बस उसके लिए याद रखना है NaCO_N अगर ये वाला ट्रिक आपको याद रहेगा तो ग्रिग्नार्ड एजेंट से एसिड बेस का कोई भी रिएक्शन हो सारा का सारा सॉल्व बन जाएगा। अभी तक आप